हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, नागपुर एक ऐसा शहर जिसे लोग हमेशा ऑरेंज सिटी कहकर भूल जाते हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है क्योंकि मेट्रो ने पूरे शहर की रियल एस्टेट मैप उलट दिया है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जहाँ जहाँ मेट्रो के स्टेशन खड़े हुए हैं वहाँ सिर्फ ट्रेनें नहीं रुकी है, वहाँ इन्वेस्टर की नज़र ठहर गई है। आज पूरा नागपुर पूछ रहा है अगला प्रॉपर्टी एक्सप्लोजन कहाँ होगा, और इसका जवाब खुद मेट्रो ने दे दिया है। दोस्तों, दो चीज़ें किसी भी शहर को रियल एस्टेट का भविष्य तय करती है, कनेक्टिविटी और कॉन्फिडेंस, और नागपुर मेट्रो ने दोनों को परफेक्ट कॉकटेल तैयार कर दिया है। फेज़ 1 में पहले ही बता दिया है कि स्टेशन के 500 से 800 मीटर के अंदर वाली प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू किस स्पीड से बढ़ रही है, और अब फेज़ 2 ने पूरा गेम बदल दिया है। लेकिन ध्यान रखना, हर स्टेशन प्रॉपर्टी एक्सप्लोजन नहीं बनता, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोकेशंस ही नेक्स्ट गोल्ड माइन बनने वाली है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप भी जानना चाहते हैं कहाँ अगला 2 गुना, 3 गुना या शायद 5 गुना भी ग्रोथ हो सकता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो लोकेशंस जिन पर अभी भी भीड़ नहीं पहुंची है, जिनकी वैल्यू अभी भी अंडर वैल्यूड है, लेकिन मेट्रो के चलते अगले 3 से 5 साल में ये नागपुर के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की ब्लूप्रिंट है। तो आप सवाल ये नहीं है कि एक्सप्लोजन होगा या नहीं, सवाल ये है आप सही समय पर सही जगह पर मौजूद होगे या नहीं। तो आज जिस विषय पे हम दोस्तों चर्चा करने वाले वो है नागपुर मेट्रो बूम, कौन कौन से इलाके बनने वाले हैं अगले करोड़ों के हॉटस्पॉट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिए और फिर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की परियोजना का बेस ही उसकी जानकारी लेते हैं। तो नागपुर मेट्रो, महा मेट्रो नागपुर में चलने वाली मेट्रो रेल एक परियोजना है। इसका फेज़ 1 में 2 रूट शामिल थे, फेज़ 2 में भी चल रहा है। ये लगभग 44 किलोमीटर का विस्तार है और इसमें करीबन 24 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। अब रिपोर्ट के अनुसार फेज़ 2 का पूरा होना दिसंबर 2027 तक लक्ष्य रखा गया है। दूसरा पॉइंट है मोनेटाइजेशन और ज़मीन। राज्य सरकार ने लगभग 46,841 वर्ग मीटर भूमि नागपुर में महा मेट्रो को दी है। यह भूमि अब लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदली जा रही है, जिससे महा मेट्रो को जमीन का व्यावसायिक विकास करने में आसानी मिलेगी। दोस्तों, इस तरह महा मेट्रो को खुद वाणिज्य और अविकासीय विकास के लिए भूमि का इस्तेमाल कर सकती है। इससे अतिरिक्त राजस्व होगा जिसे ऑपरेशन से और ऋण चुकाने में उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से महा मेट्रो खुद वाणिज्य और आवासीय विकास के लिए भूमि का इस्तेमाल कर सकती है। इससे अतिरिक्त राजस्व होगा जिसे ऑपरेशन और ऋण चुकाने में उपयोग किया जा सकता है। जो तीसरा पॉइंट है, रियल एस्टेट पर प्रभाव और विश्लेषण क्या है, ये देखना शुरू करते हैं। तो नागपुर मेट्रो और उससे जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में नागपुर के रियल एस्टेट सेक्टर में कई तरह के बदलाव ला दिए हैं। सबसे पहले है प्रॉपर्टी की मांग में बढ़ोतरी। तो मेट्रो स्टेशन के आसपास के रहिवासी और व्यावसायिक प्रॉपर्टी की मांग बढ़ रही है। प्रॉपर्टी पिस्टल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मेट्रो वजह से लोगों के शहर में आगे पीछे जाने में सुविधा होती है, इसलिए मेट्रो स्टेशन के जो नज़दीकी फ्लैट है उसमें लोकप्रियता बढ़ जाती है। बुनियादी कम्यूटर कनेक्टिविटी के बेहतर उपलब्धता ने किराएदारों और निवेशक दोनों के लिए उन इलाकों में और आकर्षक ये बना दिया है। तो उस तरह से ये उस एरिया में ये अपील कर रही है, अट्रैक्टिव बना रहा है। तो प्रॉपर्टी कीमतों, लैंड पर फ्लैट में वृद्धि, ये सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं अभी। तो टियर 2 सिटी के रूप में नागपुर रियल एस्टेट तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से मेट्रो फेज़ 2 और समृद्धि एक्सप्रेसवे के संयोजन ने निवेशकों का ध्यान यहाँ खींचा है। प्रॉपर्टी वाले के विश्लेषण के अनुसार मेट्रो विस्तार के कारण उन इलाकों में रेट्स में तेजी की उम्मीद है जहां पहले अपेक्षाकृत कम विकसित थे। इसी तरह क्रेडाई के स्टडी में बताया गया है कि नागपुर में लग्जरी होम की मांग बढ़ी है। 25% नागपुर वासियों ने लग्जरी घरों को प्राथमिकता दी है। मतलब ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभी
कम से कम 25% लोगों की पसंदीदा है लग्जरी प्रीमियम फ्लैट्स की ओर। तीसरा पॉइंट जो है ये नए निवेश हॉटस्पॉट पैदा होना। तो मेट्रो के विस्तार से उभरते उपनगर जैसे हिंजना, कलामा, वाड़ी, कापसी आदि निवेश की संभावना बढ़ रही है। महाराष्ट्र टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि महामेट्रो और स्थानीय नगर परिषद मिलकर कुछ महत्वपूर्ण जमीनों के विकास करने की योजना बना रहे। ये पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय विकास का बढ़ावा मिलेगा उसको। जैसे और बुल्दी कोराडी मेट्रो कॉरिडोर फेज 3 की संभावना ने रियल इस्टेट के सर्कल में पहले ही चर्चा पैदा कर दी है और लोग ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मतलब टीओआई के अवसरों पर ध्यान दे रहे हैं। अब जो चौथा पॉइंट है ये रेल मार्केट पर क्या असर मतलब रेंटल मार्केट पर क्या असर है। तो मेट्रो नज़दीकी इलाकों में रहने वाले मकान खरीदार या किराएदार की प्राथमिकता बढ़ा सकता है, क्योंकि मेट्रो ने कम्यूटिंग टाइम जो है को कम किया है। ये रेंटल डिमांड को मजबूती कर देता है। प्रॉपर्टी पिस्टल बताता है कि मेट्रो के सक्रिय होने के बाद 2 BHK घरों की रेंट की मांग बढ़ी है, खासकर उन स्थानों पर जो मेट्रो स्टेशन के एकदम करीब है। इसके अलावा बेस्ट लोकलाइजेशन और कनेक्टिविटी के कारण कुछ बिजनेसेस भी मेट्रो के नज़दीकी प्रॉपर्टी में रुचि ले रहे हैं, जिसे वाणिज्य किराए की मांग में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह लॉन्ग टर्म शहरी विकास और नियोजन। तो मेट्रो के कारण शहरी विस्तार यानी अर्बन स्प्रॉल में व्यवस्थितता वृद्धि की संभावना है। मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से ये डेवलप हो रहा है। जब मेट्रो स्टेशन खुलते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में अधिक वॉक टू स्टेशन मॉडल का विकास के अनुकूल होते हैं। महामेट्रो के पास भूमि का स्वामित्व मतलब फ्री होल्ड होने के वजह से टीओडी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कर सकती है, जैसे फ्लैट्स, ऑफिसेस, कमर्शियल स्पेस और मल्टी यूज डेवलपमेंट, जिससे सिर्फ मेट्रो ट्रैफिक तक ही नहीं है बल्कि रियल एस्टेट के विविध आय स्रोत बन सकते हैं। मतलब ये एक रिवेन्यू जनरेटिंग इनकम का एक ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट, जमीन के व्यावसायिक उपयोग का मतलब है कि मेट्रो अपने ऑपरेशंस की लागत को भूमि विकास को रिबेट कर सकती है, जो वित्तीय स्थिरता लाता है। इस तरह से ये डेवलपमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो मेट्रो का रियल इस्टेट पर यह असर पूरी तरह सकारात्मक ही नहीं है, कुछ जोखिम भी होती है। तो सबसे पहले भूमि अधिग्रहण और कानूनी जटिलता है। मेट्रो के लिए भूमि का अधिग्रहण और उसी भूमि का व्यावसायिक उपयोग यानी मोनेटाइजेशन कानूनी और नियामक चुनौतियों के साथ आता है। हाल ही में नागपुर नगर निकायों यानी नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सुधार प्राधिकरणों ने मुक्त मालिकाना यानी फ्री होल्ड भूमि ट्रांसफर पर काम किया है, जो एक बड़ा कदम है, लेकिन इसमें समय और कानूनी प्रक्रिया लगती है। तो ऐसा नहीं कि आज काम किया और उसके रिजल्ट तुरंत दिखाई दे। इसकी एक प्रोसेस होती है, फॉर्मेलिटीज होती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोजेक्ट देरी की जोखिम। मेट्रो विस्तार में देरी हो सकती है और अगर मेट्रो स्टेशनों की डिलीवरी लेट होती है तो आसपास के रियल एस्टेट में मूल्य वृद्धि की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। उदाहरणार्थ के लिए अगर हम देखें तो फेज 2 में मेट्रो अभी भी प्रगति पथ पर है। यदि पूरा प्रोजेक्ट समय पर न हो तो निवेश के लिए ये स्टेशन प्रीमियम की उम्मीदें प्रभावित हो सकती है, तो ये देखना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है ओवर प्राइसिंग और सप्लाई का दबाव। अगर बहुत सारे डेवलपर्स मेट्रो नज़दीक इलाकों में प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो आपूर्ति बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। ये कीमतों पर दबाव बना सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मेट्रो ने अभी शुरुआत की है। कुछ निवेशक बहुत ऊंची उम्मीदों के साथ एन मेट्रो जुड़ा प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन यदि डिमांड और सप्लाई संतुलित न हो तो रिटर्न कम हो सकते हैं। चौथा पॉइंट, सामाजिक अर्थव्यवस्था असंतुलन। मेट्रो नज़दीकी इलाकों में संपत्ति की कीमतें बढ़ने से मौजूदा स्थानीय निवासों पर किराया और महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। यदि केवल उच्च क्लास या निवेशों की पहुंच वाली प्रॉपर्टी विकसित होती है तो स्थानीय सामाजिक संरचना को प्रभावित कर सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा उस तरह से। पांचों पॉइंट है लैंड माफिया और गवर्नमेंट का नियंत्रण। रियल एस्टेट बूम में अक्सर भूमि संकट और लैंड माफिया जैसी समस्या सामने आती है। वास्तव में नागपुर में भूमि घपले की खबरें भी होती रहती है।
हालांकि ये सीधे मेट्रो से जुड़ी नहीं है, लेकिन तेजी से विकास परिवर्तन के समय में ऐसी चुनौतियां आती है, तो इस पे भी हमें ध्यान रखना है, वॉचफुल रहना है और समझना है। तो नियोजन और जोनिंग नियमों का सख्त पालन आवश्यक रहना जरूरी है, ताकि मेट्रो आधारित डेवलपमेंट संतुलित हो और सार्वजनिक हित का ध्यान में रखा जाए। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझना जरूरी है। हम संक्षिप्त में या निष्कर्ष देखते हैं इस प्रोजेक्ट का, तो मेट्रो ने नागपुर में रियल एस्टेट का एक बड़ा पुश दिया है। स्टेशनों के आसपास की जमीन और फ्लैट की मांग बढ़ी है और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई दिशा मिल रही है। मोनेटाइजेशन का अवसर महा मेट्रो के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण है। मेट्रो न सिर्फ यात्री राजस्व पर निर्भर है, बल्कि जमीन के विकास के जरिए अतिरिक्त आय भी बन सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा जो है, दीर्घकालीन निवेशों के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां मेट्रो विस्तार हो रहा है और बाकी बुनियादी ढांचा की भी मजबूती हो रहा है। लेकिन जोखिम भी कम नहीं है। भूमि अधिग्रहण, कानूनी विघटन, सप्लाई डिमांड असंतुलन और सामाजिक चुनौतियां निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत दर्शाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था दोस्तों, काफ़ी अपडेट ली है हमने इस विषय को लेके। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम अपडेटेड रहते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।